नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सुश्रीता बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर विस्तार से। रीवा रेलवे स्टेशन से भोपाल रानी कमलापति स्टेशन के लिए रवाना हुई साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन को विधानसभा अध्यक्ष व रीवा सांसद ने दिखाई हरी झंडी। रीवा रेलवे स्टेशन से रानी कमलापति साप्ताहिक ट्रेन को विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम व रीवा सांसद जनार्दन मिश्र ने हरी झंडी दिखाकर भोपाल रानी कमलापति स्टेशन के लिए रवाना किया। यह ट्रेन रीवा की झोली में एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर मानी जा रही है। समारोह में केंद्रीय रेल मंत्री ने कहा कि नई ट्रेन विंध्य क्षेत्र के लिए सौगात है। प्रधानमंत्री की मंशा के अनुसार रेलवे विभाग जन भावनाओं के अनुरूप ट्रेनों का संचालन कर रहा है। कोरोना का प्रकोप घटने के साथ सभी ट्रेनों का पूर्व की तरह संचालन किया जाएगा। समारोह में विधानसभा अध्यक्ष श्री गौतम ने कहा कि आज रीवा, सीधी और सतना जिले के निवासियों की रेल संबंधी मांगों की आंशिक पूर्ति हुई है। नई साप्ताहिक ट्रेन चलने से भोपाल जाने वालों को अधिक सुविधा होगी। रेवांचल ट्रेन में भारी वेटिंग से आम जनता को राहत मिलेगी। इसके लिए प्रधानमंत्री और रेलवे मंत्री को विंध्य की जनता हृदय से आभार देती है। मैंने तथा क्षेत्र के सांसदों ने रेलवे द्वारा सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार मांगे रखी हैं। रीवा से नागपुर, मुंबई, कोटा और पुणे के लिए प्रतिदिन चलने वाली ट्रेनों की आवश्यकता है। रीवा से आनंद विहार, नई दिल्ली जाने वाली ट्रेन को यदि चित्रकूट, बांदा, झांसी होकर चलाया जाए तो यहाँ के निवासियों को चित्रकूट जाने की सुविधा मिलेगी। नागपुर जाने वाली ट्रेन को भी प्रतिदिन चलाना आवश्यक है। रीवा से प्रतिदिन 500 से अधिक रोगी उपचार के लिए नागपुर जाते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि रीवा के विकास के लिए ट्रेन सुविधाओं का विस्तार आवश्यक है। आज जो साप्ताहिक ट्रेन चलाई गई है उसे सप्ताह में कम से कम 3 दिन चलाया जाए। मुंबई से जबलपुर तक चलने वाली गरीब रथ ट्रेन को रीवा तक चलाया जाए। रीवा रेलवे स्टेशन में तीसरे प्लेटफॉर्म का निर्माण तथा अन्य सुविधाओं का शीघ्र विस्तार करें, जिससे रीवा को अन्य ट्रेनों की सौगात मिल सके। ट्रेन सुविधाओं के विस्तार के लिए मैं लगातार प्रयास करता रहूंगा। समारोह में सांसद श्री जनार्दन मिश्र ने कहा कि रेलवे ने कोरोना संकट काल में आम जनता की बहुत सेवा की है। हजारों संकट में फंसे हुए लोगों को उनके घर तक सकुशल पहुंचाया। रेलवे के विकास से रीवा के विकास को गति मिलेगी। यहाँ नई ट्रेनों की बहुत आवश्यकता है। समारोह में वर्चुअल माध्यम से केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, सांसद जबलपुर राकेश सिंह, सांसद श्रीमती संपतिया उइके, सांसद भोपाल प्रज्ञा सिंह ठाकुर, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारन तथा रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। कि उसका टेक्निकल जो आप बनाते हो नागपुर में बना लो, वासी यहाँ करा लो। केवल यही अड़चन है कि हमारे यहाँ इंस्ट्रूमेंट नहीं है, हम ट्रेन का रखरखाव नहीं कर सकते, तो उसके लिए वहां करो। वासी पीठ हमारी धो करके गाड़ी तैयार करो नागपुर के लिए प्रतिदिन को हो सके। ये मेरा आग्रह है, मेरी बात। और मैं अभी सांसद जी और सब लोगों से बात किया, मैं सतना में था, उनने भी बात किया। जाकर के फिर मैं इनके साथ मिलकर के रेल मंत्री जी से मैंने कल ही समय लिया, उनसे बातचीत करके फिर इसको काम चल रहा है, बट और थोड़ा त्वरित करेंगे इसको हम लोग, तो हो जाएगा। एक समस्या बस वॉशिंग पिट के लिए है, यहाँ पे एक ही है, तो और ट्रेनों की संख्या इसलिए नहीं बढ़ा सकते क्योंकि वो मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। ट्रेनों को यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो इन पर काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन विभाग कर रहा है उसमें टनल्स है बहुत सारी, इसलिए इशू आता है, लेकिन 2 ब्लॉक सेक्शन शायद अगले वर्ष में हो जाएगी। रसिया मोहल्ले से हटाया गया अवैध अतिक्रमण। लंबे समय से रह रहे लोगों ने जताया विरोध, बताया इसे शासन प्रशासन की तानाशाही। रीवा नगर पालिक निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 18 रसिया मोहल्ले में अवैध रूप से संचालित दुकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला और अवैध रूप से बनाई गई दुकानों को नेस्तनाबूद किया गया। ऐसा माना जा रहा है कि स्थानीय लोगों को शासन द्वारा आवासीय पट्टा आवंटित किया गया था, जिस पर अवैध तरीके से लोग व्यावसायिक कार्य कर रहे थे, जिसकी वजह से आवागमन भी बाधित होता था। यह कार्यवाही नगर निगम, राजस्व विभाग व पुलिस की मौजूदगी में की गई है। रीवा के वार्ड क्रमांक 18 स्थित रसिया मोहल्ला, जो कि शिल्पी प्लाजा व कॉलेज चौराहा रोड के बीच स्थित है, यहाँ पर अवैध रूप से संचालित हो रही दुकानों पर जिला प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए दुकानों पर बुलडोजर चलाया है, जिसका दुकान संचालकों ने विरोध किया। बावजूद इसके पुलिस बल की मौजूदगी में नगर निगम के अधिकारियों द्वारा यह बड़ी कार्यवाही की गई।
बताया गया कि रोड के किनारे कुछ लोग अवैध रूप से दुकानें संचालित कर रहे थे, जिसका अभिलेख प्रशासन ने नोटिस जारी कर दुकान संचालकों से मांगी गई, लेकिन दुकान संचालकों ने ना तो कोई अभिलेख प्रशासन को दुकान के संबंध में उपलब्ध कराए और ना ही कोई संतोषजनक उत्तर दिया, जिस पर नगर निगम ने नोटिस जारी करते हुए शनिवार को यह कार्यवाही की। रसिया मोहल्ले में नगर निगम के बुलडोजर चलने का विरोध भी स्थानीय लोगों ने किया है, लेकिन प्रशासन ने उनकी एक ना सुनी और देखते ही देखते दुकानों को धराशायी कर दिया गया। इस बात का स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया और प्रशासन के इस कार्यवाही को गलत बताया। लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने जो कार्यवाही की है वह पूर्णतः गलत है। हमारा इससे जीवन चल रहा था, अब हम लोग सड़क पर आ गए हैं। वहीं प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण बताते हुए यह कार्यवाही की है। रीवा शहर के बीचों बीच स्थित शिल्पी प्लाजा के रसिया मोहल्ले में सुबह से ही नगर निगम की कार्यवाही जारी रही, जिसमें नगर प्रशासन ने कई दुकानों एवं घरों को गिरा दिया। प्रशासन के इस कार्यवाही पर लोगों ने जमकर हंगामा एवं विरोध किया है। लोगों का कहना है कि हमारा इसी व्यापार से घर चलता था और अब हम रोड पर आ गए हैं, जिसके चलते हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों ने इस कार्यवाही को गलत बताया है और इस कार्यवाही को लेकर लोगों में बेहद आक्रोश भी देखा जा रहा है, जिसके चलते पुलिस का मौके पर भारी बल भी तैनात किया गया। जब हम लोग गरीब थे, जब रीवा में कुछ भी नहीं था, आज हम लोग तो एक चीज दुकान के लिए पेट भर रहे बच्चों को बहुत प्रशासन जब प्रशासन को नहीं दिखाई दिया, मगर हमको दिखाई देना और दुकान दे दे, हमको भी घर दे दे, हम लोग क्यों परेशान है? हमारे बच्चे कौन खिलाएगा? प्रशासन खिलाएगी। कौन जिम्मेदार है? प्रशासन ने 70 साल से बचे तो हमको क्यों नहीं हटाया गया? एक दिन से क्यों बुलडोजर चलाया गया? एक दिन की नोटिस में कोई अपने की रिश्ते उजाड़ देता है। आप लोग बताइए हमको कि एक दिन की नोटिस दी गई, कोई की रिश्ते उजाड़ देता अपना। एक दिन की नोटिस पे आज में नोटिस आई है, किस तरह बस मौका दिए कहाँ सर ऐसा होता है? लोग दुकान संचालित करते थे, यहाँ दुकान भी आती छोटी दुकानें संचालित पेट पल रहा था, बेरोजगार इतनी है। स्वयं के मालिक है। उनका कहना है कि जाम लगता था यहाँ, कुछ जाम नहीं लगता था। ये बताइए कहाँ दिन जाम लगता है? रीवा में कहाँ जाम नहीं लगता? ये बता दीजिए। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही, वहाँ पर जाम लग रहा है, यहाँ जाम लग रहा है। बताओ ना, हम लोग को बता सकते हैं यहाँ जाम लगवा रही है। मंत्री जो है तो वहाँ जाम नहीं लगता। आप बताइए, हमारे में जाम नहीं लगता, सिविल लाइन में जाम न लगे तो हम बोले किस जगह रीवा क्षेत्र में जाम नहीं लगता? पूरा रीवा गिरा देंगे। आप बताइए। निर्माण और दुकानों का संचालन था, ना तो नगर निगम की अनुमति थी और ना ही कहीं और तो कई बार रोका गया, मुनादी पिटाई गई, इन लोगों ने अपनी गतिविधियों पर रोक लगाई और अक्सर जाम होता रहा। जाम से शहर को नहीं मिल पा रही थी। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और निगम प्रशासन ये कहा कि जो अवैध रूप से संचालित दुकानें हैं उन्हें हटाया, जाँच पड़ताल करें। वो कार्रवाई पूरी की गई, उसमें 50 दुकानें थी, सभी दुकानों को हटाया जा रहा है। कितने लोगों को नोटिस दी गई थी? को हटाया जा रहा है, एक दर्जन दुकानें गिराई जा रही है। वो भी दुकानें गिर रही चिन्हित हैं और उन्हें नोटिस है, उनका जवाब है। कुछ लोगों का विरोध है कि उनको घर भी गिरा दिए गए, घर तो नहीं गिराए गए, किसी के आवास किसी का नहीं गिराया गया। आप देख भी सकते हैं, खड़े हैं आवास। और इसीलिए अवैध रूप में जो दुकानें संचालित थी, जिनकी नगर निगम की अनुमति नहीं थी और यातायात बाधित हो रहा था, उनको यातायात सुगम के लिए उनको अवैध दुकानों को हटाया गया है। मैं एसके त्रिपाठी, विरोध भी है, नगर पालिका निगम रीवा, विरोध भी हो रहा है। विरोध स्वाभाविक है, किसी का घर घूमना तो तकलीफ होती है। महिलाओं द्वारा यातायात से जाम से महिलाओं द्वारा पत्थर मारने का भी प्रयास किया गया। तो आप स्वयं देख सकते हैं। राजेंद्र पांडे 5वीं बार निर्वाचित हुए जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष। शनिवार को अधिवक्ता संघ चुनाव के फाइनल परिणाम सामने आए, जिसमें एक बार फिर अधिवक्ता संघ का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया।
ऐसा माना जा रहा है कि लगातार 5वीं बार राजेंद्र पांडे ने बाजी मारी है। राजेंद्र पांडे के पुनः अध्यक्ष निर्वाचित होने पर उनके समर्थकों में भारी खुशी देखी जा रही है। रीवा जिला न्यायालय में अधिवक्ता संघ के चुनावों के परिणाम घोषित किए गए, जिसमें जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष के रूप में 5वीं बार राजेंद्र पांडे ने जीत हासिल की है। राजेंद्र पांडे ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बृजेंद्र सिंह को 284 मतों से मात दी है और 5वीं बार ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए अपना स्थान हासिल किया है। वहीं उपाध्यक्ष पद पर अशोक कुमार शुक्ला निर्वाचित हुए हैं, जो अपने प्रतिद्वंदी अरुणेंद्र सिंह से 46 मतों से विजयी हुए हैं। इसी तरह से सचिव पद के लिए रघुवंश प्रताप सिंह 533 वोट हासिल कर विजयी हुई हैं तथा सहायक सचिव के लिए देवेश कुमार वर्मा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी संजीव पांडे को 114 वोटों से मात दी है और जीत हासिल की है। इसी तरह से कोषाध्यक्ष के रूप में दिनेश सेन चुने गए। ग्रंथपाल के लिए राममणि मिश्र ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राजकिशोर चतुर्वेदी को 185 मतों से हराया और विजय प्राप्त की। जिला अधिवक्ता संघ के निर्वाचन में जीते हुए प्रत्याशियों में खुशी का माहौल देखा गया। सभी ने अपने समर्थक साथियों का आभार जताया। आइए इस संबंध में हम अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष चुने गए राजेंद्र पांडे से रूबरू कराते हैं। 5वीं बार निर्वाचित होने के बाद उन्होंने अपनी जीत का समस्त श्रेय अधिवक्ता साथियों को दिया है और कहा कि हमने तो सिर्फ नामांकन दाखिल किया था, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। ने केवल फार्म भर दिया, बाकी हमारे अधिवक्ता साथियों ने किया है, चाहे मेहनत कहिए, चाहे समर्थन कहिए, चाहे विश्वास कहिए, चाहे आशीर्वाद कहिए, चाहे उनका प्यार कहिए, जो किया अधिवक्ताओं ने किया। प्रत्याशी क्या करता है? केवल नामांकन भरता है, उसके बाद तो सारा कुछ अधिवक्ताओं के हाथ में। जो किया मेहनत सब उनने की। तो अधिवक्ताओं के लिए आप इस बार क्या नवाचार करेंगे, क्योंकि 5वीं बार देखिए, अधिवक्ता की सबसे बड़ी जो 2 प्रमुख मांगे रहती है, एक सुरक्षा की, दूसरे सम्मान की रक्षा की। मैंने भरसक प्रयास किया कि पिछले 4 बार में इन दोनों कार्यों को परिपूर्ण रखूं। आगे भी जो भी समस्याएं हमारे अधिवक्ता भाइयों की होगी, उसके लिए मैं सदैव तत्पर हूँ, तत्पर रहूँगा, तत्पर था। तो 4 बार से इस बार 5वीं बार आपने जो जीत हासिल की है, तो अधिवक्ता आपको क्यों चुनते हैं? आपने क्या ऐसा काम किया कि अधिवक्ता आपको पसंद करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर अधिवक्ताओं से पूछना पड़ेगा, क्योंकि वोट वो डालते हैं। मैंने तो आपसे पहले निवेदन किया कि मैं तो केवल नामांकन भरता हूँ। अब ये उनका प्यार है, उनका स्नेह है, क्यों देते हैं? उनके पैमाने में खरा उतरता हूँ इसलिए देते हैं। अब वैसे सही उत्तर तो वही दे पाएंगे। तो अधिवक्ताओं के लिए आप क्या शुभ संदेश देना चाहेंगे? बस क्या अपने उद्देश्य के प्रति लगे रहे, जहाँ उनको और हमारी आवश्यकता हो वो हमको आवाज दे, मैं उनके बगल में खड़ा मिल जाऊंगा। उनके अलावा अन्य निर्वाचित कैंडिडेटों से भी हमारी बात हुई, तो सुनिए निर्वाचित पदाधिकारियों ने किस तरह से अपनी प्राथमिकताएं बताई। देखिए, सुबह 8 बजे से गिनती शुरू हुई थी। गणना के लिए LED भी लगाई गई थी, LED स्क्रीन, जिससे सबको दिखाई दे। और करीब मतगणना 3 बजे सुबह तक चली है। और अध्यक्ष पद पर श्री राजेंद्र पांडे जी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बृजेंद्र सिंह को 284 मतों से पराजित किया है। और उपाध्यक्ष पद पर श्री अशोक कुमार शुक्ल 43 मतों से जीते हैं। और सचिव पद में श्री रघुवंश प्रताप सिंह अपने निकटतम प्रत्याशी देवी शंकर ओझा से 76 मतों से विजयी घोषित हुए हैं। तो कितने बजे तक ये वोटिंग हुई कल? सचिव पद पर एसआई सचिव पद पर ये देवेश कुमार वर्मा विजयी हुए हैं। और अध्यक्ष पद पर दिनेश सेन, ग्रंथपाल पद पर राममणि मिश्र। तो कितने बजे तक वोटिंग चली कल? कल वोटिंग कहाँ, गणना हुई। मतलब गणना कितने बजे तक हुई? सुबह 3 बजे तक। 3 बजे तक। कल 11 तारीख को सुबह 8 बजे शुरू हुई है और 12 तारीख को सुबह 3 बजे तक। सबसे प्रमुख काम यह है कि यहाँ से जो कोर्ट, अब चूँकि कोर्ट दूसरी तरह हस्तांतरण की बात चल रही थी, तो वहाँ अगर ये हस्तांतरण तभी अधिवक्ता
गढ़ जाएंगे जब वहाँ वकीलों को चैम्बर आदि की पूरी सुविधा हो जाएगी, और नहीं तो जब तक नहीं हो जाएगी तब तक अधिवक्तागण यही रहेंगे, वहाँ नहीं जाएंगे। क्या नाम है आपको और किस पद के लिए चुने गए हैं? हम रघुवंश प्रताप सिंह मेरा नाम है। हमारा ये दूसरा प्रयास था जिला अधिवक्ता संघ में। प्रथम बार मैंने कार्यकारिणी का चुनाव लड़ा और 645 वोट पाके 50 वोट से हार गया था। अच्छा। फिर मेरे मन में ये था कि मैं कहीं कमी रह गई हो, इसलिए साथियों ने हमको अपना मत नहीं दिया। मैंने दूसरे प्रयास में ग्रंथपाल के लिए चयन किया और ग्रंथपाल में 626 वोट पाके 185 वोट से विजयी हुआ। हमारे साथियों के लिए हम ये संदेश देते हैं कि ऐसा ही सहयोग हम बनाए रखें और जब कभी हमारी ज़रूरत होगी जिला अधिवक्ता संघ के ग्रंथपाल पद के नाते वो उसमें हम खरे उतरेंगे, उनका पूर्ण सहयोग करेंगे। तो आप उनके लिए क्या नवाचार करेंगे, उनके लिए क्या कोशिश रहेगी आपकी? जो भी वो आवश्यकता महसूस करेंगे, हमारे पास बात आएगी, उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। एमपीबी का कर्मचारी बनकर लोगों के साथ ठगी करने वाला युवक पकड़ाया। रीवा शहर में पांडे साहब के नाम से अपनी छाप बना चुके एक युवक की सारी होशियारी उस समय निकल गई जब रीवा शहर के ढेकहा मोहल्ले में कुछ लोगों ने फर्जी एमपीबी के एक कर्मचारी को पकड़ा और फिर तत्काल इस बात की सूचना विभाग को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने इस युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। रीवा जिले में कैसे कैसे फर्जीवाड़े हो रहे हैं, इस बात का अंदाजा लगा पाना बड़ा कठिन है। ताज़ा घटनाक्रम की बात करें तो रीवा शहर के ढेकहा मोहल्ले में स्थानीय लोगों ने एक युवक को पकड़ा जो खुद को एमपीबी का कर्मचारी बताकर लोगों के साथ ठगी कर रहा था। ऐसा माना जा रहा है कि पांडे साहब के नाम से मशहूर इस व्यक्ति ने शहर के घर में तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए की अवैध वसूली की है, जिसकी लंबे समय से विभाग को शिकायत मिल रही थी। अब तक में इस युवक के खिलाफ तकरीबन 30 से 40 शिकायतें दर्ज भी हो चुकी थी, लेकिन इस दिशा में विभाग अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि नटवर लाल सैकड़ों की संख्या में लोगों को अपना निशाना बनाता रहा। ऐसा माना जा रहा है कि यह युवक लोगों के घर में बिजली विभाग का कर्मचारी बनकर जाता था और लोगों को ब्लैकमेल कर उनसे रुपए ऐंठता था और रफू चक्कर हो जाता था। इस संबंध में स्थानीय लोगों से बात की गई तो सुनिए लोगों का क्या कहना है। आपके घर में नकली रीडर बनकर आया था जी, तो क्या इसका पूरा विस्तार से बताइए। इसने हमसे कहा मीटर देखने के बाद कि आपका अगले महीने बिल 33,000 आएगा, तो आप हमको कुछ दे दीजिए तो उसको हम रफा दफा कर देंगे। फिर इससे 1,000 रुपये में बात तय हुई, मगर हमको शंका हुई, क्योंकि सारे लोगों को आदमी जानता है, तो जब शंका हुई तब हमने यही साहब को फ़ोन करवाया, भाई सर आके आप देख लीजिए कि आपका मीटर रीडर है या नहीं है, क्योंकि एमपीबी वाले जो लोग हैं वो ऐसी बात नहीं करते हैं इस तरह। तो क्या माना जा रहा है कि आप ये नकली ही है ना? बिल्कुल। अभी तो आपने पैसे नहीं दिए हैं और आपने एक जागरूक नागरिक होने के कारण इनको पकड़ाया है। इधर इस घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के सहायक अभियंता भूपेश विक्रम सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि विभाग को लंबे समय से इस तरह की शिकायतें मिल रही थी। विभाग को भी इस व्यक्ति की तलाश थी, जिसे आज स्थानीय लोगों ने पूरा कर दिया। बताया गया कि यह व्यक्ति कभी जेई बन जाता था तो कभी मीटर रीडर तो कभी लाइनमैन, और फिर लोगों को बिल सुधारने या उन्हें ब्लैकमेल कर उनसे पैसे ऐंठता था, जिसके खिलाफ पुलिस में कार्यवाही की जाएगी। ये हमको लगा पिछले 5-6 महीने से एक शिकायत मिल रही थी कि कोई पांडे है, वो जांच करने आए थे। हमारे ऑफिस में लोग जाते थे यहाँ से, वो ये बताते थे कि कोई पांडे आए थे, उन्होंने ये बताया है कि हमारा बिल जो है अगले महीने 40,000 आएगा जी, हम तो हर महीने बिल जमा करते हैं। उन्होंने ये कहा है कि आप अगर 10,000 रुपये दे देंगे तो हमारा बिल जो 40,000 आना है वो नहीं आएगा। और ऐसी भी शिकायतें मिली कि ये आदमी किसी से 10,000 रुपये, कई ऐसे उपभोक्ता है 20,000 रुपये ले भी गया है, कुछ से मांग किया था, किसी से 1,000 रुपये, ऐसे करके इस क्षेत्र से ये कम से कम 3 से 4 लाख रुपए की वसूली कर चुका है। और ये इसी क्षेत्र में नहीं, इसका प्रकोप रतहरा, निपनिया, ये पूरे शहर में इसका ये काम चल रहा है। आज ये पकड़ में आया है, तो इसके लिए अभी हमने टीआई साहब से बात किया है, वो कहीं बाहर गए हैं और उन्होंने कहा है कि हम टीम पकड़ते हैं। अभी तो फिलहाल हम इसको, क्या माना जा रहा है कि ये फर्जी मीटर रीडर बनकर लोगों को परेशान कर, फर्जी मीटर रीडर बन के कभी जेई बता करके अपने आप को। और अभी जो प्रारंभिक रूप से ये पता चल रहा है कि ये उमेश पांडे हैं हमारे यहाँ रायपुर, मतलब इसका एमपीबी से कोई कनेक्शन नहीं है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है एमपीबी से, न
ना तो ये अथराइज है रीडिंग लेने के लिए, ना तो ये अथराइज है मीटर लगाने के लिए, ना जांच करने के लिए। तो इन आदमी है जिसने लोगों को गुमराह करके लोगों को ठगा है। लगभग कितनी शिकायतें इनके आ चुकी थी? ये पिछले 5 महीने में 4-5 महीने में जब से इसका ये काम चल रहा है तो हमको कम से कम 30 से 40 लोगों ने शिकायतें किया कि ये मीटर बदलने या मीटर में रीडिंग एक्यूमुलेट होने की शिकायतें लोगों को इस तरह से डरा करके उनसे जिससे जितना भी इसको मिल जाता था। पहली बार होगा देवकी नंदन ठाकुर जी का रीवा आगमन। रोतेहरा स्थित JNCT कॉलेज में आयोजित होगी भव्य श्रीमद् भागवत कथा। आयोजित इस कार्यक्रम के संबंध में पत्रकार वार्ता के माध्यम से विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के सचिव विजय शर्मा ने बताया कि यह आयोजन इसी समिति द्वारा किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन आगामी 3 मार्च से 9 मार्च तक किया जाएगा। कार्यक्रम के संबंध में श्री शर्मा ने पत्रकारों को विस्तार से जानकारी दी। पत्रकार वार्ता के माध्यम से जानकारी दी गई है कि यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कथा स्थल तक ले जाने के लिए बसों की व्यवस्था की गई है। पहली बार देवकी नंदन ठाकुर जी की कथा रीवा शहर में होने जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इसके पहले जबलपुर और बुंदेलखंड में ठाकुर जी की कथा का आयोजन किया जा चुका है। उसके बाद अब यह आयोजन विंध्य में होने जा रहा है। पत्रकार वार्ता के दौरान श्रीमती पुष्पा पांडे, देवीलाल सोनी, नरेश गुप्ता, रामजी गुप्ता, राजकुमार तिलवानी समेत आयोजक समिति के अन्य लोग मौजूद रहे। इस प्रकार आप सभी को विदित है कि रीवा में प्रथम बार पूज्य देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज जी का कार्यक्रम जो फरवरी में था कोरोना काल को देखते हुए उसको अब मार्च में कर दिया गया है और मार्च में भी फर्स्ट वीक में 3 मार्च से 9 मार्च तक ये भागवत कथा का प्रथम बार आयोजन रीवा में होगा और इस एरिया में प्रथम बार महाराज जी पधार रहे हैं। जो अब तक लोग टीवी चैनलों के माध्यम से उनको सुनते थे वो पहली बार अवसर मिलेगा कि वो लोग यहाँ बैठ पाएंगे और ये आयोजन होगा JNCT कॉलेज रेतरा बाईपास रीवा में ये आयोजन है। तो मैं क्योंकि सिटी से थोड़ा सा अलग हटके है तो मेरा आप सबसे निवेदन भी रहेगा और हमारी आयोजक समिति जो विश्व शांति सेवा समिति रीवा विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट जो इस आयोजन को करा रहा है तो इनसे मैंने अभी निवेदन भी किया है क्योंकि सिटी से जो लोग महाराष्ट्र जी को सुनना चाहते हैं तो कुछ जगहों पर ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे कि वो बसों के माध्यम से हर दिन वहाँ पर जा सकेंगे और फिर वहाँ से बसों के द्वारा फिर आप अपने घर आ सकेंगे और दूसरे दिन भी जा सकेंगे। इस तरीके से बसों की व्यवस्था भी की जाएगी। लेकिन ये आयोजन कोरोना काल में जो तैयारी 3 महीने पहले होती है वो तैयारी 15 दिन पहले करनी है। तो आप सब लोग भी इसमें जो भी आना चाहें, कार्यालय यहाँ खुल चुका है इस स्थान में, कार्यालय आप सबको विदित है, नहीं तो नंबर जो हैं उन नंबरों पर बात करके आप आएँ और जो भी जानकारी चाहते हैं इससे संपर्क करके यहाँ पर इस कार्यक्रम को और अच्छा भव्य दिव्य कर सकते। कितने दिन चलेगी कथा? ये 7 दिन की कथा है, 3 तारीख से लेकर 9 तारीख तक और 3 तारीख को सुबह में कलश यात्रा की जाएगी और कलश यात्रा के साथ सौभाग्यवती माता बहन इसको कलश उठाकर कथा स्थल तक पहुँचेंगे और हर दिन कथा का समय दोपहर 2 बजे से रहेगा। इसमें कि अलग अलग लोगों को बैठने की व्यवस्था भी और बुजुर्गों को वहाँ पर कुर्सी चेयर की व्यवस्था भी वहाँ पर की जाएगी, सूप इत्यादि की और भी व्यवस्थाएं, पार्किंग की सारी व्यवस्था वहाँ पर है जिससे कि किसी भी व्यक्ति को अपने वाहन से आए कैसे भी आए उसको व्यवस्था प्रॉपर तरीके से मिल सके। LED स्क्रीन के साथ वाटरप्रूफ पंडाल पूरा लगाया जाएगा। लगभग 25 से 30 हज़ार भक्तों के लिए कैपेसिटी का ये पंडाल बनाया जाएगा। लोग बाहर से आएंगे महाराज जी को सुनने के लिए, इनको रुकने और ठहरने की क्या व्यवस्था और कैसे आप? देखिए, जो रुकने की व्यवस्था है, जो रजिस्ट्रेशन के साथ में आएंगे, तो कोरोना का ही हमको अभी भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो जो रजिस्ट्रेशन के साथ में आएंगे उनकी रुकने की व्यवस्था हमारी जानकारी में जो देकर आएंगे उनकी रुकने की व्यवस्था की जाएगी। और जो हमारी जानकारी में ऐसे भी कई लोग हैं जो अपने अपने रिश्तेदारों के यहाँ रुकेंगे कथा के लिए, और पहले भी उन्होंने प्रोग्राम बनाया था, जब प्रोग्राम आगे बढ़ाया गया तब उन लोगों के भी फोन आए थे। तो सारी व्यवस्थाएं भक्त प्रेमियों की रुकने की व्यवस्था भी होगी और अपनी अपनी व्यवस्था भी बनाकर लोग पहुँचते हैं और आएंगे। आपके साथ कौन कौन आएंगे बाहर? हमारे साथ लगभग 40 लोगों की टीम आएगी पूरी वृंदावन से, और जिसमें म्यूजिशियन से लेकर पंडितों से लेकर और भी व्यवस्था जो उस कथा पंडाल को जो सुंदर शुरू को कथा का देते हैं उन सबको देखते हुए 40 लोगों की टीम हो रहेगी। पंडाल टीम अलग से हम आगरा से करा रहे हैं
और भी यहाँ के जो पंडाल की व्यवस्था, मेन पंडाल की व्यवस्था देखेंगे वो रीवा से ही होंगे, लेकिन जो डोम की व्यवस्था है वो हम आगरा से कराएंगे। किनके द्वारा कराया जा रहा था और आपका नाम क्या है? मैं विजय शर्मा विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट का सेक्रेटरी हूँ, सचिव हूँ, और विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा विश्व शांति सेवा समिति शाखा रीवा के द्वारा ये आयोजन होता है। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए किसानों का किया जा रहा है पंजीयन। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाए जाने शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर की जाती है खरीदी। शासन द्वारा गेहूं खरीदी के लिए प्रति क्विंटल 2015 रुपए समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी की जाएगी। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन 5 मार्च तक किया जाएगा। पंजीयन सभी शासकीय कार्य दिवसों में निर्धारित खरीदी केंद्रों में किया जाएगा। किसान एमपी किसान ऐप ई उपार्जन पोर्टल तथा ई उपार्जन मोबाइल ऐप पर भी अपना पंजीयन करा सकते हैं। इस संबंध में जिला आपूर्ति नियंत्रक CR कौशल ने बताया कि सभी किसान निर्धारित खरीदी केंद्रों में अपना ऑनलाइन पंजीयन अवश्य कराएं। पंजीकृत किसानों से ही समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी की जाएगी। स्वयं के मोबाइल कंप्यूटर खरीदी केंद्र तथा ग्राम पंचायत कार्यालय में स्थापित सुविधा केंद्र में पंजीयन की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। किसान 50 रुपए का शुल्क देकर MP ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्र तथा साइबर कैफे में पंजीयन करा सकते हैं। जिला आपूर्ति नियंत्रक ने बताया कि किसान पंजीयन कराने के लिए खरीदी केंद्रों में अपने ऋण पुस्तिका की प्रति, बैंक पासबुक की प्रति, समग्र ID, आधार कार्ड तथा मोबाइल नंबर की जानकारी उपलब्ध कराएं। जिस खसरा नंबर में गेहूं बोया गया है उसकी जानकारी अनिवार्य रूप से दें। किसान द्वारा दिए गए गेहूं के बोए गए क्षेत्रफल के अनुसार ही खरीदी की जाएगी। गेहूं खरीदी के लिए पंजीकृत किसान भी बोए गए क्षेत्रफल की जानकारी देकर पंजीयन में संशोधन करा सकते हैं। पंजीयन कराते समय सभी किसान केवल राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का ही खाता नंबर दें। साथ ही इसमें पंजीकृत मोबाइल नंबर एवं आधार पंजीयन लिंक करा दें, जिससे ऑनलाइन भुगतान समय पर किया जा सके। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि पंजीयन के बाद गेहूं के क्षेत्रफल का सत्यापन आयुक्त भू अभिलेख की वेबसाइट एवं गिरदावरी ऐप के माध्यम से की जाएगी। सत्यापित रकबे के अनुसार ही गेहूं की खरीदी की जाएगी। किसानों का पंजीयन तथा पंजीयन में संशोधन निःशुल्क किया जाएगा। सिकमीदार, बटाईदार तथा वनाधिकार पट्टेदारी किसानों का पंजीयन भी सहकारी समितियों एवं खरीदी केंद्रों में किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी का घर चलो घर घर चलो अभियान। कांग्रेस का मानना है कि इस अभियान के तहत भाजपा के झूठे विकास की पोल खोली जा रही है। कमलनाथ के निर्देशन में चल रहे प्रदेश व्यापी अभियान घर चलो अभियान के तहत रीवा विधानसभा के विभिन्न पोलिंग बूथों पर अभियान चलाकर जन जन के बीच पहुंचकर संवाद स्थापित किया जा रहा है। इस अभियान में शामिल जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष वसीम राजा ने कहा कि भाजपा सरकार तानाशाही के चलते महंगाई, बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचार चरम पर है। इस जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। अल्पसंख्यक कांग्रेस प्रदेश समन्वयक व वार्ड 35 के प्रभारी मुश्ताक खान ने जन जन से अपील करते हुए कहा, आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को जिताकर जनहितैषी सरकार बनाए। घर चलो अभियान में स्थानीय जनता ने घरों से बाहर निकलकर मोहल्ले में व्याप्त ज्वलंत समस्याओं को कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को बताया और अपनी बात रखते हुए कहा कि भाजपा सरकार भेदभाव करती है। यह अभियान मुश्ताक खान प्रदेश समन्वयक के नेतृत्व में चलाया गया। इस अवसर पर कांग्रेस के अध्यक्ष रामकीर्ति शर्मा, जिला कार्यवाहक अध्यक्ष वसीम राजा, शहर कार्यकारी अध्यक्ष मखदूम खान, युवा कांग्रेस शहर अध्यक्ष जुबेर खान, युवा पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष शहीद मिस्त्री, अल्पसंख्यक विभाग के शहर अध्यक्ष माजिद खान, सूफिया बेगम, विजय लक्ष्मी मिश्रा, राजकुमार शराफ समेत सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल रहे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के निर्देशन में और शहर कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन में आज हम लोग वार्ड 35 में समस्त कांग्रेस जन पूरे वार्डों में भ्रमण करके समस्याओं की जानकारी ली। इस बार के साथ भारतीय जनता पार्टी हमेशा सौतेला व्यवहार की। हमारे मोहल्ले में ये हुआ है, आज तक कभी एक सफाई नहीं हुई, न यहाँ कभी सफाई होती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस मोहल्ले से सौतेला व्यवहार करती है। इस बार हम समस्त कांग्रेस जन के लोग ये ठाना है 2023 में हम लोग कांग्रेस की सरकार लाएंगे
और यहाँ से रीवा में अपने कांग्रेस के विधायक बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पाइप लाइन की व्यवस्था नहीं है पानी की। वहाँ लोगों के घर में नल तो लगे हैं, वो बिल बराबर दे रहे हैं, लेकिन पानी उनके नलों में बूंद नहीं टपकती नल की कि मीठा पानी वो पी ले। सरकार मीठे पानी की बात करती है, लेकिन है नहीं। ये जो भाजपा सरकार है उसकी निरंकुशता इस समय ये देखने को मिल रही हमें रीवा शहर में कि एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें टैक्स वसूली अभियान लेकर नगर निगम चल रही है। लोगों का घर का टैक्स लोग नहीं दे पा रहे हैं तो उनके नल के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। पार्टी के अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी के निर्देशानुसार एक प्रदेश व्यापी घर घर चलो अभियान की शुरुआत हुई है, जिसके तहत आज हम लोग लगातार ये कांग्रेस की टीम एक पोलिंग एक बूथ में निकल रही है। और उसी तहत आज वार्ड नंबर 35 के पोलिंग नंबर 168 में हम लोगों ने घर घर जाके जनता को इस बात से अवगत कराया है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी की जनविरोधी सरकार। ये थी आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। महानगरों के बाद अब आपके शहर रीवा में आ गया है हाई स्पीड के साथ न्यू ब्रॉडबैंड रेलटेल, जिसमें आपको मिलेगी अच्छी स्पीड और बेहतर सर्विस। तो न्यू ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए संपर्क करें VPS केबल नेटवर्क, पता जॉन टावर 2nd फ्लोर नियर कॉलेज चौक रीवा। मोबाइल नंबर है 9000992232 और 9425470430। धन्यवाद।